प्रबोधन का कार्यक्रम शुरू। धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है कि अध्यक्षता शुरू हो गई, आप सभी लोग कुर्सियों पर बैठे। धन्यवाद संचालक जी। मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी और सामने बैठे और खड़े साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति, हेलो साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, ये जो 4 संगठन हैं, इन 4 संगठनों के द्वारा राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन की तैयारी के अंतर्गत मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा, चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर, पूरे देश भर में चलाई जा रही है। उसी के तहत आज अयोध्या जिले में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यह यात्रा जो चलाने का मकसद है कि इस देश के मूल निवासियों को हम जोड़ना चाहते हैं। इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को हम इकट्ठा करना चाहते हैं। और इकट्ठा किस लिए करना चाहते हैं? क्योंकि इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज है, उस मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर अभी बहुत सारी समस्याएं निर्माण हो गई और उन बहुत सारी समस्याओं की जड़ में कुछ समस्याएं हैं जिसको इस पर्चे में लिखा गया है, जिसमें एक समस्या ईवीएम की समस्या है। एक समस्या इस देश में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही, ये भी समस्या है। और देश में मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का अपमान लगातार किया जा रहा है, ये भी एक समस्या है। तो इनको मुद्दा बनाया गया है। साथियों, इस देश के अंदर जब इस देश में अंग्रेज नहीं थे, जब इस देश में मुगल नहीं थे, तब इस देश में यूरेशिया से चलकर ब्राह्मण लोग आए थे। और यूरेशिया से चलकर जो ब्राह्मण लोग आए थे, उन ब्राह्मणों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, जाति व्यवस्था का निर्माण किया, छुआछूत का निर्माण किया और आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर करने का काम किया। जब इस देश में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने की वजह से कुछ छूट, ये जो ब्राह्मणों के कानून थे, इससे कुछ छूट, कुछ आजादी इस देश के मूल निवासियों को मिली और जिसकी वजह से देश में फूले साहू अंबेडकर पेरियार का आंदोलन चला। एक तरफ देश में फूले साहू अंबेडकर पेरियार का आंदोलन चल रहा था, जो इस देश में अपने हक अधिकार की बात कर रहा था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस देश में अंग्रेजों को इस देश से भगाने की भी लड़ाई चल रही थी। ये दोनों लड़ाई पैरेलल चल रही थी। एक तरफ ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी की लड़ाई और दूसरी तरफ अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की लड़ाई। तो ब्राह्मणों की गुलामी से जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी वजह से मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो जागृत हुए और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से मूल निवासी बहुजन समाज को धीरे धीरे उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो रहे थे। और इसी समय अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन तेज हुआ तो अंग्रेजों ने भी यह तय किया कि अब हमें इस देश को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, अब इस देश में हम रुक नहीं सकते। और जब अंग्रेजों ने इस बात को तय किया कि अब हमको इस देश को छोड़कर जाना पड़ेगा,
हम इस देश में नहीं रुक सकते, तो अंग्रेजों ने जो लोग उनको भगाने का आंदोलन चला रहे थे, और जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन कांग्रेस के लोगों का आंदोलन था, तो अंग्रेजों ने कांग्रेस के आंदोलन चलाने वाले लोगों को कहा कि अब हम देश छोड़कर जाना चाहते हैं, हम देश छोड़कर जाना चाहते, मगर आप चलाने की व्यवस्था बनाओ तब हम देश छोड़ें। हम जाना चाहते हैं मगर ऐसे नहीं जाएंगे, आप चलाने की व्यवस्था बनाओ तब हम देश छोड़कर जाएं। ये चीजें चल रही, और इसी के साथ साथ देश में और दुनिया में एक तीसरी बात चल रही थी। वो तीसरी बात ये चल रही थी कि अब हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए जो व्यक्ति बालिग हो जाए। तो इस देश के जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने इस देश में अपना वर्चस्व स्थापित किया था, उनके सामने कई खतरे एक साथ पैदा हो रहे थे। एक खतरा तो यह पैदा हो रहा था कि देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज था, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में अपने बराबरी के हक की लड़ाई को तेज कर रहा था, वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था, और अंग्रेज ये कह रहे थे कि तुम सिस्टम बनाओ तब हम जाएंगे, बिना सिस्टम के नहीं जाएंगे, तुम सिस्टम बनाओ, हम देश छोड़कर जाना चाहते हैं। और दूसरा संकट ये भी आ गया था कि वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हो रहा, तो ये संकट आ गया। अब जिन ब्राह्मणों ने कहा कि हम मुंह से पैदा हुए, और लोगों ने मान लिया कि ये मुंह से पैदा हुआ, ब्राह्मणों ने कहा कि हम मुंह से पैदा हुए इसलिए हम बड़े हैं, लोगों ने मान लिया ये मुंह से पैदा हुआ इसलिए बड़ा है। लेकिन जब वन वोट वन वैल्यू लागू होगा, सबको एक वोट का अधिकार मिलेगा, और ब्राह्मण सबके बीच में आएगा और कहेगा हम मुंह से पैदा हुए इसलिए अपना वोट हमें ही दे देगा, बोलेगा तुम मुंह से पैदा हो चाहे पैर से पैदा हो, हम तुमको अपना वोट क्यों दे दे भाई? अरे ये हमारा वोट है, तुम चाहे मुंह से पैदा हो ये तुम्हारा मामला है, पैर से पैदा हो ये तुम्हारा मामला है, हम अपना वोट तुमको क्यों इसलिए दे दे कि तुम मुंह से पैदा हो? तो ब्राह्मणों को लगा कि हम मुंह से पैदा हुए, ये बताने से लोकतंत्र में वोट नहीं मिले। ब्राह्मणों के सामने क्या संकट पैदा हो गया कि ये मुंह से पैदा होने वाली बात बताने से लोकतंत्र में वोट तो नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण टेंशन में आते कि अब लोकतंत्र में हमारी संख्या 3.5% है, तो 3.5% ब्राह्मण 3.5% ब्राह्मणों के वोट से देश की सत्ता पर काबिज तो नहीं हो सकते। अगर 3.5% ब्राह्मण एससी को कहें कि अनुसूचित जाति के भाइयों, हम मुंह से पैदा हुए थे इसलिए हमने आपको अछूत घोषित किया है, आप हमें वोट दे दो। कुत्ता थाली चाट लेता है, हम ब्राह्मण लोग पवित्र मानते हैं, लेकिन आप भाई लोग अगर हमारी थाली हाथ से छू लेते हो तो हम उसको घर के बाहर निकाल देते हैं, लेकिन आप हमें वोट दे दो। तो शेड्यूल कास्ट का आदमी वोट देगा? लाठी निकालेगा, बोलेगा इतना दिन अछूत बनाया, हमको अधिकार नहीं था तो बर्दाश्त करते रहे, अभी तो ये अधिकार मिल गया है, अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्राह्मणों ने सोचा ये तो मार खाने का मामला ऊपर से है, वोट तो नहीं मिलेगा, लाठी खाने को ऊपर से मिलेगी। अगर ओबीसी के बीच में जाता और कहता ओबीसी भाइयों हम मुंह से पैदा हुए थे इसलिए आप लोगों को शूद्र घोषित किया था, और आप लोगों को पढ़ने लिखने से रोक लगाई थी, धन संपत्ति रखने से रोक लगाई थी, ऊंचे स्थान पर बैठने से रोक लगाई थी, और इतना ही नहीं किया था,
केवल इतना ही नहीं किया था, जब तुम्हारा भाई तप कर रहा था तो हमने ही जो कहानी लिखवाई उसमें ये लिखवाया कि राम ने तुम्हारे भाई शंभुक की हत्या कर दिया था। ये भी हम ही लोगों ने किया। हमें वोट दे दो। तुम्हारे में जो पढ़ने लिखने वाला है उसकी हत्या हम करवाते हैं, हमें वोट दे दो। हमने एकलव्य का अंगूठा कटवाया इसलिए हमें वोट दे दो। तो दे देगा, ओबीसी का आदमी दे देगा। तुम मेहनत तुम करोगे, कुदाल फावड़ा तुम चलाओगे और हम केवल नारा लगाएंगे कि ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। वोट दे दो तो दे देगा। बोलेगा निकालो तो लाठी किधर है, तो ओबीसी भी लाठी लेकर दौड़ाएगा। अगर आदिवासी भाई के बीच में गया और कहा आदिवासी भाई हमने आपको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, नहीं तो आप भी सबके साथ अच्छी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हमारी वजह से आप जंगलों में आ गए, आप हमें वोट दे दो। तो आदिवासी भाई भी बोलेगा तुम्हारी वजह से जंगल में खाने पीने रहने की सब समस्या है, तुम्हें वोट दे दे, वो भी निकालेगा। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये वोट लेने का कम और मार खाने का ज्यादा बड़ा कार्यक्रम लगता है। एडल्ट फ्रेंचाइज में, वयस्क मताधिकार में अगर हम सही बात बताकर वोट मांगेंगे तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। वोट तो नहीं मिलेगा, लाठी जरूर मिलेगी। तो ब्राह्मणों ने सोचा ये ठीक काम नहीं, ये ठीक काम नहीं। तो ब्राह्मणों ने दिमाग लगाया फिर क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने पहले नंबर का काम किया, ब्राह्मण हिंदू बने। दिनकर साहब कह रहे थे कि मेश्राम साहब ने चैलेंज किया कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, ब्राह्मण सिद्ध करके बताए, नहीं कर पाए। अब हम आज यहां दूसरी बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ब्राह्मण हिंदू है, यही ब्राह्मण सिद्ध करके दिखाए। अभी तक क्या था, SC ST OBC हिंदू है, ये ब्राह्मण सिद्ध करके दिखाओ, तो कर नहीं पाए वो लोग। अब ब्राह्मण ही हिंदू है, यही ब्राह्मण सिद्ध करके दिखाए। कैसे सिद्ध करके दिखाए? जब जजिया कर मुगलों ने लगाया तो ब्राह्मणों ने मुगलों का घर घेर लिया, कहा हिंदू नहीं, महल घेर के कहा हिंदू नहीं। और ब्राह्मणों ने किताबों में लिखा कि जो मुगल थे वो सा का उच्चारण हा करते थे, इसलिए जो सिंधु था उससे हिंदू बन गया। थोड़ी देर के लिए ब्राह्मणों की ये बात मान लेते। जब सिंधु से हिंदू बन गया तो सिंधु में ब्राह्मण कहा। अगर सिंधु, हेलो हेलो कहाँ चल रहा है यार, हेलो 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 हेलो, देखो भैया वहाँ क्या चला रहा है, बंद करा रहा है, बोलिए। हेलो 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 हेलो, आवाजें नहीं जाएगी पीछे तो। होटलों में ले ये डेली बैटरी निकाल ले। हेलो हेलो, आ गया एक मिनट रुक जाइए, बैटरी बदल। यहाँ से गड़बड़ है, आ जाओ यहीं से गड़बड़ है, आ जाओ। नहीं वोल्टेज कम बा एकदम, सिर्फ चल रहा है जैसे। हेलो। तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया और कहा हम हिंदू नहीं। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा, कहा ये तो मुगलों की गाली है। ब्राह्मणों ने जितने ग्रंथ लिखे, रामायण महाभारत गीता वेद पुराण श्रुति स्मृति, कहीं हिंदू नहीं लिखा। अगर ब्राह्मण खुद हिंदू होते, कम से कम अगर खुद कम से कम हिंदू होते, अरे किसी में तो हिंदू लिखते, एक में नहीं लिखा। और जब मुगलों ने कहा हिंदू हो, जजिया टैक्स लगाया, कहा हिंदू नहीं।
दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू नहीं है, लेकिन ब्राह्मण बहुत चलाक है, वो लकीर के फकीर नहीं बनते। कब क्या बनने से काम बन जाता है वो बन जाते। अगर गाली खाने से सत्ता मिल जाए तो खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता। दयानंद सरस्वती ने कहा गाली है, ब्राह्मणों ने कहा गर्व से कहो मैं। दयानंद सरस्वती ने कहा गाली है, ब्राह्मणों ने कहा गर्व से कहो हिंदू। क्योंकि ब्राह्मणों को क्या लगा, गाली खाने से सत्ता में अगर बन जाए तो क्या दिक्कत है। लोगों ने पूछा, अरे दयानंद सरस्वती आपके इतने महान पूर्वज, वो कहते थे गाली है और आप कह रहे हो गर्व से हो। कहा जब वो कह रहे थे तब कह रहे थे, तब उनकी बात ठीक थी, अब हमारी बात ठीक है। ब्राह्मण कितना शातिर होता, अपने बाप की भी नहीं मानता, अपने बाप की भी नहीं मानता, उसको भी कह रहा जब वो कह रहे थे तब कह रहे थे, तब ठीक है, अब जो हम कह रहे हैं अब यही ठीक है। तो ब्राह्मणों ने रास्ता निकाला अपने को बहुसंख्यक बनने का, अपने को बहुसंख्यक बनने का रास्ता निकाला कि अगर लोकतंत्र लागू होगा, 1 वोट 1 बैलू के आधार पर लोकतंत्र लागू होगा, तो उस लोकतंत्र में 3.5% ब्राह्मण अगर ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगेगा तो वोट नहीं मिलेगा और ब्राह्मण शासक नहीं हो सकता। तो ब्राह्मणों ने तय किया अब हमें हिंदू बनना। तो हमारे गली मोहल्ले में आए और गली मोहल्लों में आकर कहा गर्व से कहो हम हिंदू। और हमारे लोगों को लगा आ गया ठेकेदार हिंदू का, अभी तक तो कोई था नहीं, ये आ गया है, नेता मिल गया है। तो नेता ब्राह्मण और भीड़ हमारा, नेता अकेला ब्राह्मण और भीड़ ओबीसी SC ST। तो जो 3.5% है उसके साथ SC ST OBC को जोड़ने का कार्यक्रम ब्राह्मणों ने चलाया। लेकिन बड़ा संकट था, केवल ये कहने से लोग हिंदू बन जाएंगे ये तो था नहीं। तो फिर दूसरा संकट खड़ा हुआ कि हिंदू कैसे बनाया जाए। तो हिंदू बनाने के लिए मुसलमान से लड़ाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हिंदू बनाना है तो मुसलमान से लड़ाई होना बहुत ज्यादा जरूरी। गुलाम भारत में ऐसी कोई लड़ाई थी नहीं, भारत पाकिस्तान विभाजन के नाम पर यह लड़ाई पैदा की। अगर कांग्रेस के उस समय के ब्राह्मण जो जिम्मेदार थे, अगर वो चाहते तो भारत विभाजन को रोका जा सकता था, पाकिस्तान बनने से रोका जा सकता था, और जो इतना बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ उसको रोका जा सकता था। लेकिन ब्राह्मणों को लगा रुक तो जाएगा, फिर ब्राह्मण शासक कैसे बनेगा, ये तो रुक जाएगा, हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो रुक जाएगा, लेकिन ब्राह्मण शासक कैसे। 30-35% मुसलमान, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, ब्राह्मण कैसे शासक बनेगा। अगर पाकिस्तान भारत एक रहेगा तो ब्राह्मण कैसे शासक बनेगा। अगर भारत पाक का विभाजन करते हैं और विभाजन के आधार पर हिंदू मुसलमान का बखेड़ा पूरे देश भर में खड़ा करते हैं तो सेकुलर और कम्युनल का मुद्दा खड़ा हो, और जो मुद्दा फूले साहू अंबेडकर का मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा दब जाएगा। इनके हक अधिकार का मुद्दा दब जाएगा, इनसे जो हमारी लड़ाई है ये मुद्दा दब जाएगा, और हिंदू मुसलमान के नाम पर ये हमारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। और जो मुसलमान गुलाम भारत में इनके समर्थन में थे उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ खड़े। गुलाम भारत में ब्राह्मण हमारे अधिकारों के समर्थन में नहीं थे। ज्योतिबा फूले को धक्का मारकर घर से निकाला, बारात से निकाला, और उनके पिताजी को इतना भड़काया कि उनको घर से निकलना पड़ा। साहू महाराज के खिलाफ सैकड़ों षड्यंत्र ब्राह्मणों ने किया, उसके बहुत सारे लिटरेचर उपलब्ध है। और साहू महाराज की हत्या भी हुई, मृत्यु उनकी स्वाभाविक नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कितना कितना षड्यंत्र किया, उसके लिए तो बाबा साहब अंबेडकर ने किताब ही लिख दिया कि गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ में क्या क्या किया, उसके लिए तो किताब ही लिख दिया, सबको पढ़ना चाहिए क्या क्या किया। तो
ब्राह्मण गुलाम भारत में जब हमारे पुरखे हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, ब्राह्मण हमारे अधिकारों के खिलाफ थे। गांधी जी तो अनशन तक कर रहे थे, मरने के लिए तैयार थे मगर अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जो मुसलमान थे वो समर्थन में थे। ये बात हमको समझना चाहिए, ये बात भूलना नहीं चाहिए। जो समर्थन में थे उनके खिलाफ हमारे लोगों को खड़ा कर दिया, और जो विरोध में थे उनके साथ खड़ा कर दिया। इतना बड़ा खेला हुआ, ये छोटा मामला नहीं है, इतना बड़ा मामला है। ब्राह्मण लोकतंत्र में जब बाबा साहब ने संविधान लागू किया, 1 वोट 1 वैल्यू की बात लिखी, उसके पहले इस बात की तैयारी कर लिए कि आजाद भारत में देश में कब्जा कैसे करना है, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइज का मामला दुनिया में पहले से चल रहा था, और खास तौर से इंग्लैंड में इसकी लड़ाई बहुत जोर से चल रही थी कि एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होना चाहिए। और ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा खतरा यह था कि एडल्ट फ्रेंचाइज का मुकाबला कैसे किया जाए। अगर सबको वोट का अधिकार मिल जाएगा तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए, तो इसके लिए ब्राह्मणों ने प्लान बनाया। अंग्रेज देश छोड़कर जाने लगे तो अंग्रेजों ने गांधी जी को और कांग्रेस के लोगों को कहा, अब आप अंतरिम सरकार बनाओ। तो कांग्रेस महासमिति में यह बात तय हुई कि जो इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वो देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। चुनाव, वोटिंग हुई, सरदार पटेल को बहुमत मिला, नेहरू जी नहीं माने। और नेहरू जी नहीं माने तो गांधी जी ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल से नाम वापस करवाया और नेहरू जी को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया, बिना चुनाव के पहला प्रधानमंत्री बना। तो ये नेहरू जी के दिमाग पर इसका गहरा असर निश्चित रूप से हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना है, नेहरू जी को ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर जैसे ब्राह्मणों ने बनाई। मतलब ब्राह्मणों के पूर्वजों ने कांग्रेस पार्टी बनाई, और जिस पार्टी को ब्राह्मणों के पूर्वजों ने बनाई उस पार्टी के अंदर का चुनाव, बाहर का नहीं, जनता का चुनाव नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव। मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, कितना बड़ा ब्राह्मण, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई छोटा मोटा ब्राह्मण थे क्या? नेहरू जी को क्या लगा, जिस पार्टी की स्थापना मेरे पूर्वजों ने किया उस पार्टी के अंदर का चुनाव मैं इतना बड़ा ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं जीत पाया। अगर देश में जाति के आधार पर जनगणना होती रही और हर बार ये आंकड़े आते रहे कि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो देश में बड़ा बवाल खड़ा होगा इसको लेकर। ये 3.5% वाले बार बार ये 3.5 वालों की सरकार क्यों आती है, दूसरे लोगों को क्यों नहीं आती? तो अगर ऐसी जागृति पैदा हो गई और ये बात सबको पता चलती रही कि देश में ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% है, तो इससे दिक्कत पैदा हो जाएगी और इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला और आखिरी ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। इसके बाद कोई ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर नहीं। नेहरू को पता था, और पता था तो उन्होंने सोचा जाति जनगणना रोकना पड़ेगा, तो रोक दिया। नेहरू ने 1951 में जब जनगणना हुई, आजाद भारत में पहली जनगणना, तो नेहरू जी ने रोक दिया। 1952 में चुनाव था। अगर 51 में जनगणना का आंकड़ा आता कि ब्राह्मण 3.5% है, तो 1952 के चुनाव पर भी उसका असर पड़ता। 1951 में ही जनगणना रोक दी। तो ये जनगणना केवल ओबीसी का जनगणना रोकने का मामला नहीं है। ये जनगणना को जो मामला है, ये जनगणना न होने से ब्राह्मण सत्ता में रहते हैं। अगर जनगणना हो जाए तो ब्राह्मण नीचे आएगा, मूल निवासी बहुजन समाज सत्ता में जाएगा। इतना बड़ा मामला है, सोच समझ कर रोका गया। इतना ही नहीं रोका गया, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया,
बाबा साहब संविधान सभा में ये सारा काम ब्राह्मण क्यों कर रहे थे? ये सारा काम एडल्ट फ्रेंचाइज के डर से कर रहे थे। हिंदू बनने का काम, हिंदू बनाने का काम, जनगणना रोकने का काम और ओबीसी को आरक्षण न देने का काम, ये जो सारा काम कर रहे थे, ये काम वयस्क मताधिकार जो लागू हुआ एडल्ट फ्रेंचाइज के डर से कर रहे थे। बाबा साहब कह रहे थे ओबीसी को मिलना चाहिए। कांग्रेसियों ने कहा हाँ ठीक है मिलना चाहिए, लेकिन पहचान नहीं। बाबा साहब ने आर्टिकल 340 लिखा कि आयोग बनाकर पहचान किया जाए। नेहरू आयोग नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? सवाल है क्यों नहीं बना रहे? तो हमको लगता है हमको नौकरी नहीं देना चाह रहे थे, केवल इसलिए नहीं बना रहे। अरे केवल नौकरी नहीं देने का मामला नहीं था। नेहरू जी राजनीतिक व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो नेहरू जी का दिमाग केवल नौकरी तक नहीं था। नेहरू जी सोच रहे थे शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% है, उसको पहले रिजर्वेशन मिला। शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5% है, उसको भी रिजर्वेशन मिल गया है। हम तो एससी और एसटी को ही नहीं चाहते थे, मगर उसको मिल गया, नहीं रोक पाए। अब ये दोनों तो साथ रहे, क्योंकि दोनों रिजर्व कैटेगरी के हो गए, दोनों को रिजर्वेशन मिलता है, तो एससी और एसटी तो साथ रहेंगे। अब 15% शेड्यूल कास्ट और 7.5% आदिवासी, 22.5%। नेहरू जी ने सोचा अगर 52% ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी हो गया तो हिंदू के नाम पर आएगा कि आरक्षण के नाम पर जाएगा? नेहरू जी क्या सोच रहे थे? अगर 52% ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी हो गया तो ये हिंदू के नाम पर आएगा कि आरक्षण के नाम पर जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। आरक्षण वाले एक साथ हो जाएंगे, और अगर आरक्षण वाले एक साथ हो जाएंगे तो 22.5% एससी एसटी और 52% ओबीसी, 74-75% की आबादी, 74-75% का गठबंधन बन जाए। क्यों? रिजर्व कैटेगरी एक तरफ, अनरिजर्व कैटेगरी एक तरफ। और फिर माइनॉरिटी वाले कहां जाते? माइनॉरिटी वाले तो पहले से बाबा साहब के साथ खड़े थे, वो कहां जाते? तो नेहरू जी को पता था, तो सेकुलर के नाम पर मजबूरी में हमारे साथ आते हैं। अगर ये इतना बड़ा बन जाएगा तो इधर थोड़े ही आएंगे, उधर जाएंगे। तो फिर आजाद भारत में ब्राह्मणों का कब्जा होना संभव नहीं होगा। तो रिजर्व नहीं रहेगा ओबीसी, तो फिर क्या होगा? और क्या हुआ? तो ओबीसी को ब्राह्मण समझाते रहे। क्या समझाते रहे? अरे तुम्हारे हिस्से की नौकरी तो शेड्यूल कास्ट के लोग ले गए, तुम्हारे बच्चे की नौकरी तो शेड्यूल ट्राइब के लोग ले गए, और रिजर्वेशन के खिलाफ ओबीसी के लोगों का इस्तेमाल एक लंबे समय तक होता रहा, और ये बताकर होता रहा कि आपको तो नौकरी मिल जाती, लेकिन एससी एसटी के लोग जो आरक्षण ले रहे हैं इसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही है। ये काम नहीं किया। ब्राह्मण सत्ता में बने रहने के लिए ये सारा काम कर रहे थे, क्योंकि नौकरी मिलती तो केवल प्रशासन ही नहीं जाता, शासन भी चला जाता। तो ब्राह्मणों ने, इसलिए नेहरू जी ने ओबीसी का आरक्षण रोकने का काम किया कि इसको अपनी साइड रखो। जब ये जनरल में रहेगा तो हमारी साइड रहेगा, रिजर्व में रहेगा तो उस साइड रहेगा। तो जब इसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो ये जनरल में रहेगा तो हमारी साइड रहेगा, हमारी साइड रहेगा। ब्राह्मण को बुरा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो शेड्यूल कास्ट का भी वोट लेगा, शेड्यूल ट्राइब का भी वोट लेगा। वो आरक्षण के खिलाफ बोलेगा तो वो बुरा बनेगा। ओबीसी ही आरक्षण के खिलाफ बोलेगा, ब्राह्मण मीठा मीठा बोलेगा। ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण के खिलाफ बोलेगा, और ओबीसी को एससी एसटी से हम लोग लड़ाते रहेंगे और इनका समर्थन लेकर राज करते रहेंगे। इतनी बड़ी राजनीति का मामला है। तो बाबा साहब समझ गए। तो बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा पत्र में यह बात लिखा कि नेहरू जी मेरे बार बार कहने के बावजूद आयोग नहीं बना, इससे मैं दुखी हूं। और इस्तीफा दिया तो चंदापुरी जी को यह बात पता चली कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के मुद्दे पर इस्तीफा दिया है। तो चंदापुरी जी
बाबा साहब के पास गए और बाबा साहब को कहा हम आपकी रैली पटना में कराना चाहते हैं। नेहरू फिर भी अलर्ट थे। जब बाबा साहब ने रैली पटना में बाबा साहब की रैली चंदापुरी जी करवा रहे थे तो नेहरू जी ने अपना आदमी भेजा और कहा आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया। आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री कार्यालय का चपरासी आ जाए या कोई आदमी आकर कह दे कि आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के चपरासी ने बुलाया है तो बिना चप्पल पहने आज के नेता भाग जाएंगे। चप्पल नहीं पहनेंगे, इतना जल्दी में भाग जाएंगे, बिना चप्पल पहने भाग जाएंगे। लेकिन चंदापुरी जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं, हम तो तैयारी कर रहे हैं बाबा साहब की रैली। तो नेहरू जी को पता चली तो नेहरू जी ने सोचा कि रैली करके बड़ा बन के फिर मिलना चाहते हैं। तो नेहरू जी ने दोबारा मैसेज करवाया रैली के बाद मिलेंगे क्या। तो चंदापुरी जी ने कहा ना अब मिलेंगे ना तब मिलेंगे, ना पहले मिलेंगे और न बाद में मिलेंगे। तो नेहरू जी को लगा कि चंदापुरी जी के ऊपर माथा पटकने से कुछ बनने वाला नहीं है, तो फिर पत्थर फेंकवाए बाबा साहब के ऊपर ताकि रैली न होने पाए। जो दक्षिण भारत की आग है वो उत्तर भारत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर अंबेडकर उत्तर भारत पहुंच गया तो ओबीसी के लोग रैली करवा रहे हैं, अध्यक्षता मुस्लिम व्यक्ति कर रहा है, बाबा साहब चीफ गेस्ट हैं। उत्तर भारत का शेड्यूल कास्ट भी हाथ से निकलेगा, ओबीसी भी निकलेगा, मुसलमान भी निकलेगा और कांग्रेस का दिवाला निकल जाएगा। ये बात नेहरू को समझ में आती है और घबरा करके कालेलकर कमीशन बनाने का काम किया। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हो गया तो फिर उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, क्योंकि यूज तो करना था ओबीसी। ओबीसी के बगैर ब्राह्मण सत्ता में कैसे आ सकते? आ नहीं सकते। ओबीसी को छोड़कर ब्राह्मण सत्ता में नहीं आ सकते, ओबीसी को लेकर ब्राह्मण सत्ता में आ सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने यह प्लान बनाया कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए, ओबीसी को जाति के नाम पर नहीं गिना जाना चाहिए, ओबीसी को ओबीसी के नाम पर नहीं गिना जाना चाहिए, ओबीसी को हिंदू के नाम पर गिना जाना चाहिए। हिंदू के नाम पर गिनने का मतलब है शामिल बाजा में आप भी शामिल हो गए। हिंदू के नाम पर गिनने का मतलब यह है कि ब्राह्मणों के साथ आपकी भी गिनती हो गई। आपकी ताकत नहीं बढ़ी, ब्राह्मण की ताकत बढ़ गई। क्योंकि हिंदू का ठेकेदार कौन बनता है? ब्राह्मण बनता है। जब हिंदू का ठेकेदार ब्राह्मण है तो हिंदू में जितने लोगों की गिनती होगी उनका ठेकेदार कौन बनेगा? ब्राह्मण बनेगा। और ब्राह्मण बनेगा तो ताकत किसकी बनेगी? ब्राह्मण की ताकत बढ़ेगी, आपकी कोई ताकत नहीं बनेगी। लेकिन ओबीसी के नाम पर गिनती हो तो बिहार में गिनती हुई, पता चला 64% ताकत बनी। दिखी ना ताकत की 64% थी। अगर गिनती हो ओबीसी की ओबीसी के नाम पर तो ओबीसी की ताकत बनेगी। अगर ओबीसी की गिनती ओबीसी के नाम पर नहीं होगी तो ताकत नहीं बनेगी। तो ये बड़ा षड्यंत्र उस समय किया ब्राह्मणों ने सत्ता में आने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ओबीसी के अंदर चेतना निर्माण हुआ। नेहरू जी ने गिनती रोका 1951 में, 1961 में फिर नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, 1971 में इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, 1981 में फिर इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, 2001 में अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। अभी तक कांग्रेस वाले रोक रहे थे, 2001 में अटल जी रोक दिए, वो भी ब्राह्मण थे। तो ये सारे ब्राह्मण, कांग्रेस के ब्राह्मण, बीजेपी के ब्राह्मण क्यों रोक रहे थे? क्योंकि जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी वो बात इंदिरा जी को समझ में आती थी, जो बात इंदिरा जी को समझ में आती थी वो नरसिम्हा राव को समझ में आती थी, जो नरसिम्हा राव को समझ में आती थी वो अटल जी को भी समझ में आती थी। अगर ओबीसी के आदमी को पूछो अटल जी कैसे नेता, कहता बहुत बढ़िया नेता थे। उतना बढ़िया नेता तो कोई हुआ ही नहीं। टीवी पर लोग बोलते रहते बढ़िया नेता, श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अटल जी बोलते ओबीसी के लोग। तो मैंने कहा तुम्हारी गिनती किसने रोका? कहा ये तो पता ही नहीं। तो ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ओबीसी को सब कुछ पता है, दुनिया भर का ज्ञान है, ब्रह्मांड का ज्ञान है, बस अपने अधिकार के बारे में ज्ञान नहीं, बाकी सब ज्ञान है। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। अगर उनसे बात करो तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको दे देंगे, आपकी सुनेंगे नहीं, पूरा ज्ञान आपको देना चाहेगा।
लेकिन अगर उनके अधिकार के बारे में पूछ लो, तुम्हारे मंडल कमीशन में क्या लिखा, नहीं हो तो नहीं पता। तुम्हारी गिनती होती, नहीं हो तो नहीं पता। तुम्हारे काम की जो है वो तुमको पता नहीं है। दुनिया भर की जानकारी रखने से क्या फायदा है, काम की जानकारी नहीं। अटल जी बढ़िया नेता है, लेकिन तुम्हारी गिनती रोक दिया है, पता नहीं। तो कुछ नए नए कर्मचारी हो गए, उनको पूछा अटल जी कैसे नेता, कहा बहुत बढ़िया है। हमने कहा पुरानी पेंशन चाहिए, हाँ उसकी तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे, तो किसने रोका, ये पता नहीं। तो उन्हीं ने रोका जिनको बढ़िया कह रहे हो। जब ओबीसी के अंदर चेतना निर्माण करने का काम ओबीसी एससी एसटी के नेताओं ने करना शुरू किया, तो बड़े पैमाने पर ओबीसी के अंदर भी चेतना निर्माण होना शुरू हुआ। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। काशीराम जी ने आंदोलन चलाया दिल्ली। उसके पहले काका साहब कालेलकर कमीशन लागू करो। रामोधेश यादव और तमाम लोग जो थे बिहार के बड़े नेता, वो सब चला रहे थे। तो ये लड़ाई चली। सोशलिस्टों ने भी नारा लगाया, सोशलिस्टों ने बादी गाट पिछड़े पावे 100 में 60। तो नारा लगा, चारों तरफ से नारा लगा, और नारा लगा तो ओबीसी के अंदर कुछ चेतना पैदा हो। और जब ओबीसी के अंदर कुछ चेतना पैदा हो गई, एससी एसटी के अंदर चेतना पैदा हो गई कि बहुत हो गया ब्राह्मणों का, अब हमें अपना बनाना है। ये चेतना जब पैदा हो गई तो अलग अलग राज्यों में ओबीसी एससी एसटी की पार्टियां खड़ी होना शुरू हो। ब्राह्मणों के लिए संकट खड़ा हो गया। और 1975 के चुनाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? कहा बेईमानी से चुनाव जीता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बेईमानी करके चुनाव जीता है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दिया। जो पुराने लोग होंगे उनको याद हो, 1975 में रद्द कर दिया। उसके बाद ईवीएम आई, उसके पहले ईवीएम नहीं थी, उसके बाद ईवीएम आई। जब इनको लगा ये तो अपना अपना ढूंढ रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग अपने दल को ढूंढ रहे हैं, बहुजन दल को ढूंढ रहे हैं, ये तो बड़ा संकट हो गया। अब ये ब्राह्मणों के दलों को वोट नहीं देना चाहते, तो कहा बूथ कैप्चरिंग करो, बूथ लूटो, डकैती डालो। फिर एससी एसटी ओबीसी के लोग भी कमर कस लिए, साला मर जाएंगे लेकिन बूथ नहीं लूटने देंगे। ये तो सब आंख के सामने हुआ ना, आप लोग उसमें शामिल रहे, कोई नई बात तो नहीं बता रहे। मर जाएंगे, बूथ नहीं लूटने देंगे, वोट नहीं लूटने देंगे। लोगों ने संघर्ष किया, बहुत मारपीट हुई, बहुत मार खाए, कुछ लोगों की जान गई, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। ब्राह्मणों को लगा अब ये भी कैसे इनसे लड़के इनका वोट कैसे लेंगे, जितना इनसे लड़ते रहेंगे उतना ज्यादा ये हमारे खिलाफ होते रहेंगे, और अगर हमारे खिलाफ ही ये होते रहेंगे तो इनकी संख्या ज्यादा है, तो लड़ाई में कैसे जीत जाएंगे, लड़ाई में कैसे जीतेंगे? इनकी संख्या ज्यादा है, अगर इन्होंने लड़ने का मन बना लिया तो लड़ाई में कैसे जीतेंगे? तो लड़ाई में नहीं जीत सकते। तो लड़ाई में नहीं जीत सकते तो फिर क्या कर सकते हैं? तो लड़ाई में नहीं जीत सकते तो फिर मशीन ला सकते, पता ही नहीं चलने देंगे कि गड़बड़ी हो रही। तो सबसे पहले किसने लाया मशीन? इंदिरा गांधी ने लाया सबसे पहले मशीन। इंदिरा गांधी ने जब मशीन लाया, केरल में पहली बार चुनाव कराया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो सकता। क्यों? जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें मशीन का उपयोग करने की इजाजत नहीं थी संविधान में, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मशीन से चुनाव नहीं कराया। राजीव गांधी के समय में क्या हुआ? पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन किया गया और संशोधन करके मशीन को वैलिड किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर मशीन से चुनाव कराना चाहते हो तो इस एक्ट में परिवर्तन करो, तब मशीन से कर सकते हो, इस एक्ट के रहते मशीन से चुनाव नहीं कर सकते। परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करने के बाद 2004 का चुनाव और 2009 का चुनाव पूर्ण रूप से ईवीएम पर देश भर में हुआ।
और कांग्रेस पार्टी ने 2004 का चुनाव और 2009 का चुनाव ईवीएम पर जीतने का काम किया। आज बीजेपी वाले ईवीएम के समर्थन में, जब कांग्रेस वाले 2004 का चुनाव जीते, 2009 का चुनाव जीते, तो बीजेपी वाले ईवीएम के विरोध में थे। तब बीजेपी वाले ईवीएम के समर्थन में नहीं थे। डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम की बुक लिखा, लालकृष्ण आडवाणी ने उसमें लिखा, जीवीएल नरसिंह राव ने उसमें लिखा, और कई लोगों ने उसमें लिखा। और इतना ही नहीं किया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जीवीएल नरसिंह राव ने कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट को जो सबूत और जो तर्क दिया, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्वीकार कर लिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। और संविधान चुनाव आयोग को क्या जिम्मेदारी देता है? फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा। तो इन लोगों ने कहा ईवीएम से फ्री, फेयर हो सकता है, ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? हम जिसको डाल रहे हैं उसी को वोट जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने जीवीएल नरसिंह राव को कहा, आप ही कोई उपाय बताओ कि अगर ईवीएम रखना चाहते हैं लेकिन उससे फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो जाए, तो इसके लिए आप ही कोई तरीका बताओ, आप ही कोई उपाय बताओ। तो जीवीएल नरसिंह राव ने कहा कि जैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं तो पर्ची निकलती है, अगर मशीन में वोट डालें और वैसी पर्ची निकले तो इससे पारदर्शिता हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जीवीएल नरसिंह राव की बात को मान लिया और 8 अक्टूबर 2013 को आदेश दिया कि केवल ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। फिर आगे कहा, अगर ईवीएम से चुनाव कराना है तो ईवीएम के साथ पेपर ऑडिट ट्रेल जोड़ना होगा। पेपर ऑडिट ट्रेल क्या है? जिसमें पर्ची निकलती है। कब कहा? 8 अक्टूबर 2013 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और फिर कहा, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट का क्या मतलब है कि अगर कोई विवाद होता है, मतलब यदि 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से कोई एक कैंडिडेट ये कहता है कि हमें ये जो आंकड़ा आया है इस पर विश्वास नहीं है, पर्चियों की गिनती किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 के आदेश में कहा मैनुअल रिकाउंटिंग किया जाए। मैनुअल रिकाउंटिंग का क्या मतलब है? 100% रिकाउंटिंग किया जाए, एक एक पर्ची हाथ में लेकर उसकी गिनती किया जाए। ये मैनुअल रिकाउंटिंग। ये नहीं कहा एक बूथ की किया जाए, 2 बूथ की किया जाए कि 3 बूथ की किया जाए, रैंडम नहीं कहा, मैनुअल कहा। मैनुअल रिकाउंटिंग, रिकाउंटिंग का मतलब पूरा। जैसे पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता, रिकाउंटिंग की मांग होती थी, एक एक वोट की रिकाउंटिंग होती थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के लोगों के साथ में समझौता कर लिया, क्योंकि कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि बीजेपी वाले ईवीएम को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मचाएंगे। और अगर पूरे देश के लोगों को यह बात पता चल गई कि कांग्रेस ने 2004 का, 2009 का चुनाव ईवीएम में गड़बड़ी करके जीता है, तो देश में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस के साथ में समझौता किया और समझौते के तहत 2011 में जो 2013 में जो वीवीपैट लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, 2014 के चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने वीवीपैट नहीं लगाया। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में चुनाव था। अगर 2013 में बिना वीवीपैट के फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, तो 2014 का इलेक्शन में जब पेपर ट्रेल नहीं लगा तो 2014 का इलेक्शन फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट हुआ, ये कैसे माना जाए? और कांग्रेस के लोगों ने क्यों नहीं लगाया? और सरकार कांग्रेस की थी, अगर नहीं लगाया तो बीजेपी कैसे जीत गई? इसका मतलब कांग्रेस वालों ने कहा चुप रहो, हम जीते हैं ना 2 बार, तुम भी जीते।
हम तुम्हारी मदद करेंगे, सरकार हमारी है। और कांग्रेस की मदद से हमारे लोगों को लगता है कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। जब तक ये चश्मा लगा रहेगा आपका कल्याण नहीं हो सकता। कांग्रेस अलग है और बीजेपी अलग है। कांग्रेस का विकल्प बीजेपी है। ये जो चश्मा है, ये चश्मा उतार कर जितना जल्दी फेंक दो उतना ही भविष्य ठीक हो जाए। और ये चश्मा जब तक लगा रहेगा कि कांग्रेस बीजेपी की विरोधी है, बीजेपी कांग्रेस, अरे 13 में कांग्रेस की सरकार थी, 14 में ईवीएम में गड़बड़ी कैसे होती? अगर कांग्रेस नहीं चाहती तो कांग्रेस की वजह से हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ में समझौता किया और समझौता करके जी राहुल गांधी आज सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, ईवीएम पर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? सोचते हैं कि समझौता हुआ है, 2 बार का हुआ था, मगर आरएसएस वाले कह रहे हैं मोदी नहीं मान रहा है, उसकी उम्र राजनीति की खत्म होने वाली है, थोड़ा इंतजार कर लो, अगला आपको मिल जाएगा, चुप रहो। मोदी हमारी भी नहीं सुन रहा है, तो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है ना। मोदी हमारी भी नहीं सुन रहा है, क्या करे? अमित शाह नहीं सुन रहा है, क्या करे? तो राहुल जी सब बोलते हैं, ये नहीं बोलते, ईवीएम के बारे में नहीं बोलते, बाकी सब बोल रहे हैं। तो मेश्राम साहब को पता चला 14 के इलेक्शन में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, तो वामन मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने 8 अक्टूबर 2013 को आदेश दिया कि केवल